अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल को कैसे लिखते हैं। इफ़ z इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई दैन डी जेड इक्वल पार्शल z ओवर पार्शल x डी एक्स प्लस पार्शल z ओवर पार्शल y डी वाई। तो अगर z हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन है तो डी जेड, जिसको हमने पार्शल z पार्शल x डी एक्स प्लस पार्शल y पार्शल z पार्शल y डी वाई की शक्ल में लिखा है, इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। अगर हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल फंक्शन हो तो जैसा कि z इक्वल एफ एक्स वाई डब्ल्यू, तो डिफरेंशियल इस तरह होगा डी जेड इज़ इक्वल टू पार्शल z पार्शल x डी एक्स प्लस पार्शल z ओवर पार्शल y डी वाई प्लस पार्शल z ओवर पार्शल w डी डब्ल्यू। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है, डिटरमिन द डिफरेंशियल डी जेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 5 फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके हमने डिफरेंशियल फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन z इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो डी जेड इक्वल होगा, पहले होल फंक्शन का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और y का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो z का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हो गया 2x और साथ लग जाएगा dx। और फिर इसी z का हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव वो इग्नोर कर देंगे और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y और साथ dy आ जाएगा। अब इन दोनों रकमों में से 2 को कॉमन ले लें तो डी जेड इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। सेकेंड फंक्शन z इक्वल है एक्स क्यूब साइन 2y। तो पहले हम z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस यानी 3x स्क्वायर, और साइन 2y चूँकि कांस्टेंट है क्योंकि x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू के साथ हम लगा देंगे dx। फिर प्लस लगा के अब z का हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक्स क्यूब अब कांस्टेंट समझा जाएगा और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और साइन का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2y और एंगल में चूँकि 2y है तो 2y का डेरिवेटिव 2 आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साथ dy लग जाएगा। अब हम दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो डी जेड इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3 साइन 2y डी एक्स प्लस 2x कॉस 2y डी वाई। थर्ड फंक्शन है z इक्वल ब्रैकेट 2x माइनस 1 ई द पावर 3y। पहले हम z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और 1 का 0 आ जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। और चूँकि ई द पावर 3y कांस्टेंट समझा जा रहा है x के लिहाज से तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और साथ dx लग जाएगा। प्लस फिर हम इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब ब्रैकेट 2x माइनस 1 कांस्टेंट समझी जाएगी और एज इट इज़ लिख देंगे और ई द पावर 3y का पार्शियल डेरिवेटिव ई द पावर 3y आ जाएगा और पावर में चूँकि 3y है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3y और साथ dy लगा देंगे। तो dz की जब वैल्यू लेंगे तो ई द पावर 3y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बाकी रहेगा 2dx प्लस 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास बाकी बच जाएगा 3x माइनस 3 इंटू dy। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3w स्क्वायर। तो इसका हम डिफरेंशियल dz फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए dz इक्वल एक्स स्क्वायर का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और साथ dx आ जाएगा। बाकी सब कांस्टेंट टर्म समझी जाएंगी क्योंकि उनका x के लिहाज से 0 हो जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। प्लस लगा के फिर पूरे फंक्शन का
वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का ज़ीरो उसको इग्नोर कर दिया, और टू कांस्टेंट है एज़ इट इज़, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4y, और साथ dy लगा देंगे, प्लस 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा, और w स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w आ जाएगा 2w, तो ये 6w हो जाएगा, और dw साथ वैसे लगा देंगे, बाकी टर्म्स हम कांस्टेंट समझ के उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो dz की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस 2y dy प्लस 3w dw। अब हम फिफ्थ फंक्शंस देखते हैं। तो फिफ्थ फंक्शन z इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर w, तो इसका डिफरेंशियल dz इक्वल होगा एक्स क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 3x स्क्वायर, यानी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, बाकी वाई स्क्वायर और w को कांस्टेंट समझेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे और साथ dx लिख देंगे, प्लस अब y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसे कांस्टेंट समझेंगे, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और w एज इट इज़ कांस्टेंट होने की वजह से और साथ dy लगा देंगे, प्लस अब w के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कांस्टेंट समझ के एज इट इज़ आ जाएगा, और w का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और dw साथ लगा देंगे। अब तीनों टर्म में से हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो dz इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3yw dx प्लस 2xw dy प्लस xy dw। तो ये हमने मुख्तलिफ़ फंक्शंस के डिफरेंशियल फाइंड करना सीखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन। इफ़ z इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी z एक 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशियल हम इस तरह लिखते हैं dz इक्वल पार्शियल z पार्शियल x dx प्लस पार्शियल z पार्शियल y dy। अब अगर हम पार्शियल z पार्शियल x की जगह p लिख लें और पार्शियल z पार्शियल y की जगह q लिख लें तो हमारी एक्सप्रेशन इस तरह चेंज हो जाएगी dz इक्वल p dx प्लस q dy। यहाँ पे p और q फंक्शंस हैं x और y के, और ये जो dz है ये उस वक़्त एग्जैक्ट होता है जब हम इसको इंटीग्रेट करके z डिटरमिन कर सकें। अब चूँकि p इक्वल है पार्शियल z ओवर पार्शियल x और q इक्वल है पार्शियल z ओवर पार्शियल y, p का हम फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y ये इक्वल होगा पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y पार्शियल x, यानी पार्शियल z पार्शियल x का फर्दर हमने पार्शियल y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया। तो q को अगर हम q का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इक्वल होगा पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x पार्शियल y। तो ये मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल होगा पार्शियल q ओवर पार्शियल z, और यही जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है, डिफरेंशियल की इक्वेशन है। तो अगर हमने चेक करना है कि dz एग्जैक्ट है तो हम पार्शियल p और पार्शियल y और पार्शियल q और पार्शियल x की वैल्यूज़ को देखेंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल q ओवर पार्शियल x तो dz एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है dz इक्वल है ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx प्लस 8xy dy। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को कंपेयर करें p dx प्लस q dy से तो p इक्वल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इस p का हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल आएगा
8y, क्योंकि 3x² को कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 4 एज इट इज़, और y² का 2y आएगा और 4 से मल्टीप्लाई होके 8y आ जाएगा। अब हम q टर्म लेते हैं, q इक्वल आएगा 8xy। तो इस q का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 8 एज इट इज़, x का 1 और y भी एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट समझे जाएंगे, तो 8y आ जाएगा पार्शियल q ओवर पार्शियल x। अब पार्शियल p ओवर पार्शियल y और पार्शियल q ओवर पार्शियल x की वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम कहेंगे dz इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट एग्जांपल है dz इक्वल ब्रैकेट 1 + 8xy dx + 5x² dy। तो इस एग्जांपल में p इक्वल है 1 + 8xy, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 इग्नोर हो जाएगा, 8 एज इट इज़ और x भी एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट समझे जाएंगे, और y का 1 हो जाएगा, तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल आ गया 8x। अब दूसरी टर्म q इक्वल है 5x², तो इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल q ओवर पार्शियल x इक्वल आ जाएगा 5 एज इट इज़, और x² का 2x आएगा और मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10x। पार्शियल p ओवर पार्शियल y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल q ओवर पार्शियल x, इस वजह से हम कहेंगे कि dz इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हमारे पास एक डिफरेंशियल है dz इक्वल p dx + q dy, और हमें पता है कि p इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x और q इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये दो पार्ट्स में इंटीग्रेट होगा, तो z इक्वल होगा इंटीग्रल p dx और z इक्वल होगा इंटीग्रल q dy। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आ गई। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे, इसमें डिफरेंशियल गिवन है dz इक्वल ब्रैकेट 2xy + 6x इंटू dx + x² + 2y³ इंटू dy। तो इसमें हम p की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, तो p इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x और इसकी वैल्यू है 2xy + 6x। तो इस p से हम पहले z का इंटीग्रल z निकालेंगे जो कि इंटीग्रल होता है p dx। तो p की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी, तो z इक्वल इंटीग्रल 2xy + 6x dx। जब हम इंटीग्रल लेंगे तो 2y कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा और x का इंटीग्रल आ जाएगा x² ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy का टोटल इंटीग्रल हमारे पास आ गया x² y। और 6x का जब इंटीग्रल लेंगे तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा और x का इंटीग्रल आ जाएगा x² ओवर 2, और 6 और 2 डिवाइड होकर 3 आ जाएगा और ये 3x² आ जाएगा। और जैसे हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन fy सपोज़ करेंगे, तो z इक्वल आ गया इंटीग्रेशन के बाद z इक्वल आ गया x² y + 3x² + fy। अब इसी तरह हम दूसरी टर्म q लेंगे, q इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल y और इसकी वैल्यू डिफरेंशियल में इक्वल है x² + 2y³ के, और यहाँ से हम z निकालेंगे जो कि इंटीग्रल होगा q का, तो q की वैल्यू पुट कर देंगे, z इक्वल इंटीग्रल x² + 2y³ dy। अब चूँकि यहाँ dy आ रहा है तो y के लिहाज से हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो z इक्वल आ गया x² कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़, और x² के साथ कोई y की टर्म नहीं है तो 1 समझ के 1 का इंटीग्रल आ जाएगा y, और प्लस अब सेकंड टर्म 2 एज इट इज़ आ जाएगी और y³ का इंटीग्रल लेंगे तो पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड, यानी y 4 ओवर
4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड होके y 4/2 रह जाएगा। और प्लस एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे f(x) जो कि एक आर्बिट्रेरी फ़ंक्शन है। जब हमने x के लिहाज से इंटीग्रल लिया तो fy फंक्शन आर्बिट्रेरी फ़ंक्शन लिया, जब y के लिहाज से लिया तो fx आर्बिट्रेरी फ़ंक्शन लिया। अब हमारे पास z की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक p से और एक q से। तो z की पहली वैल्यू आई है x² y + 3x² + fy, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और दूसरी वैल्यू आई है z = x² y + y 4/2 + fx, ये दूसरी फ़ंक्शन की वैल्यू आ गई। अब दोनों सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम fy को सपोज़ कर लेते हैं y 4/2 और fx को सपोज़ कर लेते हैं 3x²। जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये सेम फंक्शन को ज़ाहिर करेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू बन जाएगी x² y + 3x² + y 4/2। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेट dz विच इज़ इक्वल टू 8e⁴x + 2xy² dx + 4 cos 4y + 2x² dy। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, यानी z की वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू भी एग्जांपल में गिवन है कि ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने dz जो डिफरेंशियल है उसमें p और q निकालने हैं। तो p इक्वल आएगा पार्शल z/पार्शल x, जो कि इक्वल हो जाएगा 8e⁴x + 2xy²। तो जब हम इस p का इंटीग्रल लेंगे तो ये फंक्शन z के इक्वल होगा। तो z = 8e⁴x + 2xy² dx। तो 8 एज़ इट इज़ आना चाहिए और e⁴ का इंटीग्रल e⁴x ही रहेगा। और 4 से हम डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि पावर में जो रकम है उसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। तो 4 और 8 डिवाइड होके 2e⁴x रह जाएगा। फिर क्योंकि x के लिहाज से हम ले रहे हैं तो 2y² एज़ इट इज़ रहेगा और x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2, यानी पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² × y²। और इसमें हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन y की फॉर्म में ले लेंगे प्लस fy, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर हम q लेंगे जो कि इक्वल होता है पार्शल z/पार्शल y, और इसकी वैल्यू dz में गिवन है 4 cos 4y + 2x² y। इसका इंटीग्रल लेंगे तो z फंक्शन हमारे पास आएगा। तो z = 4 cos 4y + 2x² y dy। तो 4 एज़ इट इज़ रहेगा, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कांस्टेंट एज़ इट इज़ रहता है। तो cos का इंटीग्रल हो जाएगा sin 4y, और एंगल में जो भी रकम है उसके इंटीग्रल से उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो 4y का डेरिवेटिव 4 आता है, तो sin 4y को 4 से डिवाइड भी करेंगे और बाहर कांस्टेंट वाला 4 जो है वो ओवर को कैंसिल कर देगा और हमारे पास रह जाएगा sin 4y। अब दूसरी टर्म पे आते हैं तो 2x² एज़ इट इज़ आएगा, क्योंकि ये y के लिहाज से कांस्टेंट समझे जाएंगे। और y का इंटीग्रल आ जाएगा y²/2, यानी पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा x² y²। और एक फ़ंक्शन हम x की फॉर्म में ले लेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन fx। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो z = sin 4y + x² y² + fx इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में sin 4 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, sin 4y, fy को हम रख लेते हैं sin 4y, और इक्वेशन 2 में हम fx को रख लेते हैं 2e⁴x। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही फंक्शन हमें देंगी, जो कि इक्वल है z = 2e⁴x + x² y² + sin 4y। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिया इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड कर्व। तो इंटीग्रेशन की
सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि एक प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस और कर्व y इक्वल एफ एक्स और ऑर्डिनेट्स x इक्वल x1 और x इक्वल x2 से बॉन्डेड हो। तो फिगर में भी ये दिखाया गया है कि कर्व a से b तक है और x एक्सिस पे ऑर्डिनेट्स x1 और x2 हैं और इनसे ये प्लेन जो है वो बॉन्डेड है। तो इसका एरिया इक्वल होगा A1 इक्वल इंटीग्रल y डी एक्स लिमिट x1 टू x2 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स x1 टू x2। अब एक और कर्व ली जाए और पॉइंट B को A से मिला दिया जाए और वो कर्व y इक्वल कैपिटल एफ एक्स के इक्वल हो, तो एरिया 2 जो है वो इक्वल होगा इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स x1 टू x2। अब हम प्लेन के नीचे एरिया फाइंड नहीं करना चाहते बल्कि हम वो एरिया फाइंड करना चाहते हैं जो इन कर्व से इनक्लोज्ड है। तो इन कर्व से जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एरिया जो पहली फिगर में था वो हमारा हो गया A1 और जो दूसरी फिगर बनने की वजह से फंक्शन कैपिटल एफ एक्स के नीचे जो एरिया है वो हो गया A2। इन दोनों का डिफरेंस लें तो बाकी हमारे पास इनक्लोज्ड कर्व के अंदर जो एरिया A है उसके इक्वल आ जाता है, यानी A इक्वल A1 माइनस A2। तो A इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल एफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 टू x2 माइनस कैपिटल एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 टू x2। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें फाइनल रिज़ल्ट देगा जिसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल लिख सकते हैं, यानी A इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल y डी एक्स और क्लोज्ड इंटीग्रल के शुरू में माइनस आ जाता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल की जो सिंबल है उसमें एक छोटा सा सर्कल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमिन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स क्यूब एंड y इक्वल 4x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। y इक्वल एक्स क्यूब एक कर्व है और y इक्वल 4x एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने इन दोनों के ग्राफ से जो एरिया इनक्लोज्ड होता है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। तो उसके लिए चूँकि दोनों ग्राफ की इक्वेशंस जो हैं उनमें y है, तो इसलिए हम एक्स क्यूब को इक्वेट कर देंगे 4x के इक्वल, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। x की एक वैल्यू 0 आ गई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो फर्दर x इक्वल 0 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेने से। और चूँकि हमें ऊपर x पॉजिटिव गिवन है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x इक्वल 2। तो पहली कर्व C1 नाम दे लेते हैं जो कि इक्वल है y इक्वल एक्स क्यूब और इसकी लिमिट्स हम लेंगे 0 से x2 तक। और दूसरी कर्व को हम C2 नाम दे लेते हैं जो कि y इक्वल 4x है और इसकी लिमिट्स हम उल्ट ले लेंगे क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा x2 टू x0। अब हम क्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड का जो फार्मूला है वो लिखेंगे A इक्वल माइनस क्लोज्ड इंटीग्रल y डी एक्स और माइनस ब्रैकेट में हम दोनों कर्व्स का इंटीग्रल ले लेंगे विद लिमिट्स। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लिमिट्स 0 टू 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 4x लिमिट 2 टू 0
एंड इसको अब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स 4/4 और लिमिट 0 टू, और 4x का इंटीग्रल 4 तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x² और लिमिट आ जाएगी 2 0। तो अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, a इक्वल माइनस करली ब्रैकेट और लिमिट्स पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2⁴/4 माइनस 0, यानी 0 लोअर लिमिट है, पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। प्लस लगा के अब दूसरी टर्म पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट 2 इंटू x² की जगह 0 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 2⁴, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ब्रैकेट 16/4 माइनस 8, तो माइनस 16 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर +8 हो जाएगा और इसका एरिया आ गया 4 यूनिट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 5 3 एंड 2 6। हम इन वर्टिसेस को नाम दे लेते हैं, पहले वर्टिस को O कह लेते हैं, दूसरे को A और तीसरे को B। तो सबसे पहले हम इन वर्टिसेस की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OA, जो कि पॉइंट्स y पॉइंट्स का डिफरेंस है और x पॉइंट्स का ओवर में x पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो स्लोप ऑफ OA आ जाएगी 3 - 0 और ओवर में 5 - 0 यानी 3/5। इसी तरह स्लोप ऑफ BA निकालेंगे तो BA के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऊपर ले लेंगे और ओवर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -3 - 6 ओवर 5 - 2 इक्वल -1। फिर हम स्लोप ऑफ OB लेंगे जो कि इक्वल आएगी 6 - 0 ओवर 2 - 6 इक्वल 3। इस तरह स्लोप्स निकालने के बाद हम OA और BA और OB की इक्वेशंस फाइंड करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ OA ये इक्वल होगी y - 0 इक्वल स्लोप यानी 3/5 इंटू x - 0, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने 0.00 पुट किया हुआ है, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल 3/5x। अब इक्वेशन ऑफ BA फाइंड करेंगे तो y - 5 इक्वल स्लोप की जगह -1 इंटू x - 3। इसमें हमने पॉइंट A लिया है तो A पॉइंट पुट किया है, एक पॉइंट पुट किया और एक स्लोप पुट किया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद y की इक्वेशन आ गई -x + 8। इसी तरह इक्वेशन ऑफ OB निकालेंगे जो कि आएगी y - 0 इक्वल स्लोप 3 इंटू x - 0 y इक्वल 3x। ये 3 स्लोप्स आ गई। उसके बाद हम एरिया लिखेंगे जो ट्राइंगल इन वर्टिसेस ट्राइंगल के अंदर का एरिया है, जिसे हम इनक्लोज्ड एरिया कह सकते हैं। A इक्वल माइनस क्लोज्ड इंटीग्रल y dx और माइनस ब्रैकेट लगा के हम तीनों लाइंस की इक्वेशंस का इंटीग्रल ले लेंगे। तो पहली इक्वेशन थी 3/5x dx, इस पे इंटीग्रल ले लिया लिमिट 0 to 5 और प्लस दूसरी इक्वेशन -x + 8 इसका इंटीग्रल ले लिया और लिमिट 5 to 2 और फिर तीसरी इक्वेशन 3x थी उसका इंटीग्रल लिया और लिमिट 0 to 2। अब लिमिट हमने कैसे ली है, पहले OA की इक्वेशन थी तो उसके x पॉइंट लिए और फिर BA की इक्वेशन थी तो उसके x पॉइंट लिए और फिर OB की इक्वेशंस थी उसके x पॉइंट लिए। तो इस तरह हमने लिमिट्स बनाई हैं। अब एरिया हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस करली ब्रैकेट 3/5 को एज इट इज़ लिख लिया, x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2, लिमिट्स लिख दी 0 5 प्लस फिर हमने सेकंड इंटीग्रल लिया 8 को मैंने पहले लिख लिया, 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो x आ जाएगा इंटीग्रल लेने के बाद और माइनस x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2 और लिमिट्स 5 2 और फिर तीसरा इंटीग्रल निकालने के लिए 3 कांस्टेंट एज इट इज़ लिख दिया और x का इंटीग्रल लिया तो x²/2 और लिमिट्स 2 0। अब साथ ही साथ लिमिट्स को अप्लाई करना है और साथ ही साथ इनको सिंप्लीफाई भी करना है।
तो माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं 3/10, यानी लिमिट वैल्यू के अंदर जो ओवर में 2 है उसको बाहर निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/10। अपर लिमिट पुट की लिमिट के अंदर अब सिर्फ रकम रह गई है x², तो वहाँ अपर लिमिट पुट की 5² जो कि 25 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट की वो 0 ही रहेगा। प्लस लगा के अब दूसरे हिस्से पे लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट की 8 × 2 और माइनस x² की जगह 2² हो जाएगा 4/2, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की जो कि 5 है 8 × 5, और माइनस की वजह से अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x² की जगह 5 रखेंगे तो 25 और ओवर में 2 आ जाएगा, प्लस 3 और ओवर का 2 बाहर निकाल दिया तो x² अंदर रह गया। x² पे अपर लिमिट 0 और माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि ब्रैकेट के अंदर 25 को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो 25 से 5 बच जाएगा और 10 से ओवर में 2 बच जाएगा, तो 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15/2, और फिर ओवर वाली सारी रकमें अलग कर ली, यानी -4/2 प्लस 25/2 और माइनस लास्ट हिस्से से 4 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होके -12/2 बन जाता है। तो बाकी हमारे पास सिंपल रकमें बची 8 × 2 जो 16 हो जाएगा और -8 × 5 जो कि 14 हो जाएगा। जिनके नीचे ओवर 2 है उनके ऊपर तमाम रकमों को हम प्लस माइनस कर देंगे, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 24/2 और -14 में से 16 निकाल देंगे तो -24। अब 24 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, बाहर ब्रैकेट हटा देंगे, हटाने पर बाहर जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 24 और इसका आंसर आ जाएगा 12, यानी एरिया हमारा आ गया 12। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल्स। इफ़ ए फील्ड एग्जिस्ट इन XY प्लेन, यानी XY प्लेन में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है प्रोड्यूसिंग अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट K, और एक पॉइंट K पर पार्टिकल K पर फोर्स लग रही है, देन फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, एक F1 जो कि अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कर्व एट AB है, यानी AB पे K पर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उसके अलॉन्ग फोर्स F1 है, और दूसरा कंपोनेंट FA है जो कि अलॉन्ग द नॉर्मल है टू द कर्व AB एट K, यानी K पे अगर नॉर्मल ड्रा किया जाए, टेंजेंट पर नॉर्मल ड्रा किया जाए तो उसके अलॉन्ग दूसरा कंपोनेंट है। The work done in moving the particle through a small distance delta s from K to L along the curve is approximately F1 delta s। अगर हम पार्टिकल को एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा s से पॉइंट K से पॉइंट L तक मूव करें तो इस तरह जो वर्क डन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली F1 और डेल्टा S के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये तो K से L तक वर्क डन आया, सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर हम पॉइंट A से B तक जाना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन जो होगा वो हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ FT, जहाँ पहले F1 था वहाँ हो जाएगा FT डेल्टा S, और लिमिट डेल्टा S अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ FT DS फ्रॉम A टू B। तो ये टोटल वर्क डन का फार्मूला आ गया। दिस इज़ नॉर्मली रिटन एज, इसको हम नॉर्मली इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल A टू AB FT DS where AB are end points of the curve।
या इसको हम सिंपल ए बी को हटा के इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ टी डी एस, और इंटीग्रल के नीचे सी लिख दें तो सी का मतलब होगा वेयर कर्व सी कनेक्टिंग ए एंड बी। इस तरह का जो इंटीग्रल होता है एफ टी डी एस, इंटीग्रल एफ टी डी एस, इसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। अब फाइनली हम लाइन इंटीग्रल को इस तरह लिख सकते हैं, आई इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ टी डी एक्स इक्वल इंटीग्रल एफ टी डी एस और कर्व सी। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए लाइन इंटीग्रल। इफ़ एफ टी हैज़ ए कंपोनेंट p इन द x डायरेक्शन एंड q इन द y डायरेक्शन, यानी एफ टी जो है फंक्शन या फोर्स, उसके कंपोनेंट p और q हो, p x डायरेक्शन में हो और q y डायरेक्शन में हो, देन द वर्क डन फ्रॉम k टू l कैन बी स्टेटेड एज p डेल्टा x प्लस q डेल्टा y। फिर वर्क डन इस तरह हो जाएगा p डेल्टा x प्लस q डेल्टा y। और लाइन इंटीग्रल का फार्मूला चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल ए बी एफ टी डी एस इक्वल इंटीग्रल ऑफ ए बी ए टू बी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो इसको हम कर्व की शक्ल में भी लिख सकते हैं, आई इक्वल इंटीग्रल सी एफ टी डी एस इक्वल इंटीग्रल सी पी डी एक्स क्यू डी वाई।